तो सबसे पहले तो यार चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी कम्युनिटी बड़ी हो सके और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। सबसे पहले हम समझते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है। कि मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पॉलिसी थ्रू विच सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अटेन ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव फोकसिंग ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ ए इनकम। तो इसका मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक ऐसी पॉलिसी है जिससे कि सेंट्रल बैंक हमारी सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मेंटेन रखता है। किस एक ऑब्जेक्टिव के लिए उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके और हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो बनी रहे। और हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। देखिए, मीनिंग और डेफिनेशन में फ़र्क होता है कि मीनिंग तो होता है कि सब अपने अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा हो, आपने अपने अकॉर्डिंग लिखा हो, तीसरे बंदे ने अपने अकॉर्डिंग लिखा हो। फिर डेफिनेशन जो होती है वो बड़े बड़े पीएचडी होल्डर्स या बड़े बड़े जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लिखते हैं, जिनकी आपको बुक्स में भी देखने को मिल जाएंगे उनके नाम। जैसे कि ये डेफिनेशन जो है वो डीसी एस्टन ने दी है। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स द इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ कंपोजिशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड बाय द मैनिपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जो हमने अपने को मीनिंग में बताया था वो ये कहना चाह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंपोजिशन होती है एग्रीगेट डिमांड का, जिससे कि जो मैनिपुलेट किया जा सके, मतलब इंटरेस्ट रेट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सके। इसका ही मतलब मॉनेटरी पॉलिसी होता है और ये डीसी एस्टन ने लिखी थी। अगर आपसे पूछता है डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी तो आपको ये लिखना है, और अगर आपसे पूछता है व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी और उसके आगे और कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप अपना मीनिंग भी लिख सकते हो। पर अगर सेपरेट सिर्फ आपसे डेफिनेशन ही पूछी गई है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज। इसका जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है वो है फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल रोजगार। इसका जो है प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। जो लेस डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनका ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। उससे पहले हम समझते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हर बंदा काम करना चाहता है कुछ वेज रेट्स पर, यानी हम लेबर्स भी कह सकते हैं। उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है लेवल ऑफ डिमांड एंड न्यू टू सब्सिडी रेट। जो हमारी डिमांड है वो लग पूरी होती रहे। और इसका जो फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट अडोप्ट चीप मनी पॉलिसी। इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट चीप मनी पॉलिसी को अडोप्ट करती है जिससे क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बनी रहे और हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एक्सपेंडिचर भी बनता रहे। नंबर 2 पर आ जाती है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स टू रियल पर कैपिटा इनकम इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनकी जो इनकम और जो स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग होती है उन लोगों की बहुत ही लो होती है। इसलिए जो लो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनती है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन लो होता है और लो ही कैपिटल फॉर्मेशन आएगी, जिससे क्या होगा, जो हम फुल यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करती है। नंबर 3 पर आ जाती है प्राइस सेटेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी हमारी प्राइस को स्टेबल करने में हेल्प करती है। प्राइस स्टेबिलिटी मीन्स था वाइड फ्लैक्चुएशंस जो घटत बढ़त प्राइस जनरल प्राइसेज में होती रहती हैं उनको स्टेबल करने में हमारी मदद करती है। अब जैसे भाव बढ़ते हैं, मतलब प्राइसेस बढ़ते घटते हैं, जिससे कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगी और प्राइस कम हो जाएंगे तो डिफ्लेशन आ जाएगी। पर ज़्यादातर इन्फ्लेशन ही आती है, क्योंकि इन्फ्लेशन के 2 फैक्टर्स होते हैं। राइज इन डिमांड, या तो डिमांड बढ़ जाए जिससे कि इन्फ्लेशन प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन आ जाती है। और सेकंड फैक्टर होता है फेल इन प्रोडक्शन ड्यू टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हम प्रोडक्शन कम करना बंद कर देंगे, जिससे कि इन्फ्लेशन आ जाएगी। सो लीड्स टू फॉल इन प्रोडक्शन एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। जिससे कि प्रोडक्शन कम होगा तो रोज़गार भी कम होगा। इसलिए गवर्नमेंट को मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ती है। नंबर 4 पर आ जाता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी। जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज होते हैं उनको भी मेंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। ये क्या होता है? लिंक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, जिससे कि हमारी
मॉनिटरी पॉलिसी से हम रेगुलेट्स करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को इस मैनर में जिससे कि सप्लाई और डिमांड बनी रहे इंटरनेशनल मनी मार्केट में। और नंबर 5 पर आ जाता है रिडक्शन इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। इसमें क्या होता है, जो कैपिटलिस्ट और जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें इनइक्वालिटीज हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ एंड इनकम। जैसे कि हमारी कंट्री में वैसे तो 3 प्रकार की सोसाइटीज पाई जाती है, रिच, पुअर, मिडल, पर इसमें हम 2 ही कैटेगरी ले रहे हैं, रिच और पुअर। जो रिच होते हैं वो पुअर को एक्सप्लॉइट्स करने ना कर पाए, इसलिए हम मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें इनकम और वेल्थ का, जिससे कि हमारा सोसाइटी को हम क्रेडिट दे सकें, पैसे की सप्लाई कर सकें। अब हम पढ़ते हैं टारगेट्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। इसके 3 टारगेट होते हैं। नंबर 1 सप्लाई ऑफ मनी क्रेडिट, नंबर 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ मनी क्रेडिट, नंबर 3 अवेलेबिलिटी ऑफ द मनी क्रेडिट। नंबर 1 पर आ जाता है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द करेंसी इशूड बाय द मॉनेटरी अथॉरिटी एंड डिमांड डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक्स। जो सप्लाई ऑफ मनी का मतलब होता है कि जो भी मॉनेटरी अथॉरिटी है वो डिमांड डिपॉजिट और कॉमर्शियल बैंक्स के बीच में, आरबीआई और कॉमर्शियल बैंक दोनों के बीच में पैसे की सप्लाई को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। उनको मेंटेन करने का टारगेट होता है, हमें इतनी सप्लाई करनी होती है जिससे कि ज़्यादा मनी ना हो उसके, यानी मनी की वैल्यू कम ना हो उसकी। अगर हम ज़्यादा मनी इशू कर देंगे तो मनी की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। इसलिए ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ मनी रिक्वायर होती है सेंट्रल बैंक की कंट्री में, जिससे हम फ्लेक्सिबल नोट इशूइंग कर सकें। नंबर 2 पर आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू अडॉप्ट चीप मनी पॉलिसी एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो भी हमारे देश के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या हमारा देश हो गया, जैसे कि एग्रीकल्चरल और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं उनमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके, रोज़गार बढ़ सके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके। इसलिए जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो स्मॉल इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए लो रेट ऑफ द चार्ज किया जाता है।